इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो इज ग्रीक वर्ड फॉर चार्जेस। चार्ज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिससे वो आपस में इंटरेक्ट करता है। दो तरह के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। इनका मतलब क्या है, इनको कैसे इंटरप्रेट करना, ये हम देखेंगे। बट उससे पहले सबसे पहली बात यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब चार्जेस जो कि किस पे हो? रेस्ट पे हो। जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं यानी चार्जेस फिक्स है, मूव नहीं कर रहे, तो इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है, इनकी एनर्जी, इनके फोर्सेस कैसे लिखते हैं, इसी स्टडी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब ये चार्ज मूव करने लगते हैं यानी जब ये चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगते हैं, दो केसेस है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करें या ये एक्सेलरेट कर जाएं, तो फिर यही बन जाता है मैग्नेटिज्म और यही बन जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी आप देख सकते हैं देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज चार्जेस की। तो चार्जेस जब रेस्ट पे है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लग जाते हैं तो उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड वाला इंटरेक्शन होने लगता है, और जब वो एक्सलेट करने लग जाते हैं देन दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू स्टडी व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। Charge is the property of matter by virtue of it interact electrodynamically। इलेक्ट्रोडायनेमिकली या ग्रेविटी या न्यूक्लियर, ये फंडामेंटल फोर्सेस है नेचर के। ग्रेविटेशन वाला फोर्स मास के कारण होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक वाला फोर्स चार्ज के कारण होता है। तो वो फंडामेंटल फोर्स लगने का कारण क्या है? उस ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी। तो इसको चार्ज को डिफाइन उस फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है? चार्ज मास से काफी अलग है। सो देयर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो कि ऑब्वियस नहीं है। सबसे पहला कंजर्वेशन, सेकंड एडिटिविटी, थर्ड क्वांटाइजेशन। कंजर्वेशन का मतलब यह है कि नेट चार्ज of an isolated system must be always conserved। एडिटिविटी का मतलब क्या है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेट चार्ज आप स्केलर एडिशन करके या एल्जेब्रिक एडिशन करके लिख सकते हैं। अगर किसी भी बॉडी के अंदर कई सारे चार्जेस हैं तो उस बॉडी का नेट चार्ज आप वेक्टर नहीं स्केलर की तरह ऐड करके लिख सकते हैं। तो जब आप स्केलर की तरह किसी चीज को ऐड करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को एडिटिविटी कहते हैं। जब आप वेक्टर की तरह किसी चीज को ऐड कर सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को सुपरपोजिशन कहते हैं। तो जब मैं बात करूं कि फोर्स किस तरह से ऐड होता है, फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है, तो मैं बोलूंगा इट फॉलो सुपरपोजिशन। इसके ऐड होने में वेक्टर डायरेक्शन देखनी पड़ती है। लेकिन मैं आपसे बात करूं कि एनर्जी की प्रॉपर्टी क्या है, तो एडिटिविटी इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी बिकॉज इट फॉलोज द सिंपल एडिशन, स्केलर एडिशन। So additivity tells us that charge is a scalar quantity because it adds like a scalar. That's all. So how do we write the definition? What is additivity? The total charge of a body can be directly added algebraically. Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3. That's all. Right? The net charge of body can be calculated as the algebraic addition of the each point charge present in the body.
या आप डायरेक्टली ये भी लिख देंगे तो भी चलेगा। क्वांटाइजेशन एक यूनिक प्रॉपर्टी है बच्चों। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी के अंदर जो चार्ज होता है इट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, यानी ये जो n है इट मस्ट बी एन इंटीजर। एंड ई जो है ये आपको पता ही है 1.6 इंटू 19 कूलम, यानी इससे छोटी चार्ज की यूनिट आज तक नहीं मिली। यानी कोई मुझसे पूछे E/2, E/3, 1.6 E, है ना, 21/2E, ये सारे चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि चार्ज सिर्फ ई के मतलब ई के मल्टीपल में होना चाहिए। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और इस चीज को ना केमिस्ट्री ने प्रूव किया था, फेराडेज लॉ, अगर आपको याद हो, लॉ ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल नंबर ऑफ एटम्स। तो वो कुछ ना कुछ करते रहते थे, तो वो हमेशा प्रोपोर्शनल, कौन सा लॉ था, डाल्टन्स लॉ नहीं, फेराडे नहीं, Q इक्वल टू IT वाला फॉर्मूला दिया था ना केमिस्ट्री में। अगर आपको याद हो, केमिस्ट्री में 11th में नहीं 10th में, Q इक्वल टू ZIT, जो भी है। क्वांटाइजेशन की फिनोमिना कहां डिस्कवर हुई थी? केमिस्ट्री में। उन्होंने देखा कि बार बार सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वहां से हमें पता चला, और उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बाद में निकाल लिया गया E, और ये अभी तक गलत साबित नहीं हुआ, बिल्कुल फिक्स है। चार्ज विल ऑलवेज एग्जिस्ट एज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ एनी E। और यूनिट चार्ज की क्या होगी? बहुत ही फेमस साइंटिस्ट पे, कूलम्ब, C। So 1E is 1.6 into Coulomb. Is it clear? अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 माइक्रोकूलम, बता सकते हैं आप? 1 माइक्रोकूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है? काउंट करो भाई, अभी लिखो है ना, Q इक्वल टू क्या करोगे, एनी। N कैसे मिलेगा? Q/E। Q कितना है? कितना है Q? चार्ज कितना है? Q का मतलब चार्ज हुआ ना, Q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, और E की वैल्यू क्या है? इंटू 10⁻⁻19 माइक्रोकूलम, सॉरी सिर्फ माइक्रो, सॉरी कूलम। तो माइक्रो का मतलब कितना होता है? -6 इंटू ऊपर चला जाएगा 10⁻19 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 1.6। तो हो गया, बस कितना आ गया ये, तो ये 10⁻13 डिवाइडेड बाय 1.6। इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है, ऊपर 10 कर दो, नीचे 16 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 2 5 जा 5/8 इंटू 10⁻, ये 5/8 सही लिखा, गड़बड़ लिखा है, तो ये कितना हो गया? 10/16 इंटू 10⁻13, so 2 5 जा 2 8 जा, सही तो लिखा, हाँ, 5/8 इंटू 10⁻13 हो जाएगा, खत्म। भाई ये भी इंटीजर में आ ही जाएगा ना, 6.25 समथिंग है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है जरा देखिए। जनरली एवरी बॉडी इज न्यूट्रल, हर बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी चार्ज है, जैसे मैं बात करूं कि एक बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज, एक मैंने कंडक्टिंग स्फीयर बनाया और मैं बोलूं कि इसका चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, और एक मैंने आइडेंटिकल स्फीयर बनाया, इसका चार्ज मैंने बोला +2 माइक्रोकूलम।
बताओ क्या फर्क है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस इन टू दीज टू बॉडीज? एक का चार्ज का फर्क है, मास इक्वल हो गए, मास अलग होंगे, आइडेंटिकल बॉडीज है बिल्कुल, बट एक में -2 माइक्रोकुलम है और एक में +2 माइक्रोकुलम है। तो क्या लगता है आपको, ये दिखने में थोड़ा छोटे बड़े लग रहे होंगे? -2 माइक्रोकुलम का मतलब क्या? इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन, इतने ही इलेक्ट्रॉन है या इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? तो नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है, यानी इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं, प्रोटॉन भी सब में होते हैं, लेकिन इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन, इट्स एक्सेस एंड दैट इज लेस, या क्या बोले इसको, इसका बड़ा अच्छा वर्ड होता है, एक्सेस एंड डेफिशिएंसी। यानी न्यूट्रल जब था ये, तो न्यूट्रल का मास कुछ होगा, तो आपको लगता नहीं जिसका नेगेटिवली चार्ज है उसका मास इज स्लाइटली ग्रेटर देन पॉजिटिवली चार्ज? भले ही लगभग बराबर होगा, बट अगर आपसे पूछा ही जाए एग्जैक्ट, वाई स्लाइटली? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मास भी तो लेके आए होंगे ना भाई। दोनों बॉडीज आइडेंटिकल थी, एक में से तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन गई, तो जब इलेक्ट्रॉन निकाले तो उनके साथ थोड़ा सा, तो जो भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसके पास प्लस चार्ज नहीं है, उसके पास नेट प्लस चार्ज है, तो थोड़ा सा उसका मास कम होगा। जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसके पास थोड़ा सा, तो ये आप नोट लगा के लिखेंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स द डिफरेंस दैट ऑल मैटर्स। इसमें से बताओ कौन सा पॉसिबल है, E/2 कुलम या 1/2 कुलम? E/2 क्यों, दोनों में 1/2 भी क्यों है पॉसिबल भाई? E/2 तो समझ में आता है, ये तो नहीं है, बट यहां पे भी इंटीजर कहां रहा ये? यहां पे भी तो भाई 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 1/2 कुलम, बट ये तो है, रादर ये भी है। अभी लिखा था ना 2 माइक्रोकुलम, ये भी है। ये तो इंटीजर नहीं दिख रहा कहीं से कहीं तक, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आधा नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा, इसका तो इंटीजर बहुत पॉजिटिव आ जाएगा। अरे एन निकाल, एन इसका क्या इंटीजर नहीं आया था एन? अरे ये एन तो ये आया था ना, ये तो इंटीजर ही है ना। हमारी यूनिट इतनी छोटी है, वो यूनिट का आधा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर तो ना जाने कितने सारे इंटीजर आ जाएंगे, तो ये इसका आधा नहीं हो सकता, समझ गए ना? ये -19 का तो कुलम थोड़ी यूनिट है, बेसिक यूनिट तो ई है, तो E/2 नहीं हो सकता। लेकिन 1/2 होने में क्या दिक्कत है? 1/2 में तो बहुत सारे ई आ जाएंगे ना, 1/2 कुलम में तो इंटीजर ही आएगा ना, एनी, यू गेट दैट? तो नॉर्मली हम लोग कई बार चार्जेस लिखेंगे कुलम में, तो घबराने की जरूरत नहीं कि सर यहां इंटीजर क्यों नहीं लिखा। इसके इंटीजर की बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है बस। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत छोटा है, तो हमारे सामने ये सारी वैल्यू आती रहेंगी, ऐसा लगता है जैसे हम कंटिन्यूसली ले सकते हैं। इट फील्स लाइक वी कैन टेक द कॉन्टिन्यूस वैल्यू इन कुलम बिकॉज द बेसिक यूनिट इज सो स्मॉल। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डू वी टेक ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस वैल्यूज फॉर द चार्जेस ऑफ द बॉडीज, बिकॉज द यूनिट ऑफ ई इज सो स्मॉल, so almost every value in coulomb gives you the integer, you get that? लिख लो इसको, लिख लो।
मास कंजर्वेशन, मास इज कंजर्व्ड और नॉट? नॉट इन ऑल द केसेस। जब सब एटॉमिक पार्टिकल, जब आपने सुना होगा अगर ये इक्वेशन E इक्वल टू क्या है ये, मास कैन कन्वर्ट इनटू, तो जब न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन होता है तो मास खत्म हो जाता है, टोटल मास कंजर्व नहीं होता, क्योंकि वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर के बाहर निकल जाता है। तो चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता, चाहे बम फोड़ दो चाहे एटम बम फोड़ दो, चार्ज जितना है वो एटम बम के अंदर भी कंजर्व है, लेकिन मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यू कैन नॉट डू विद दैट चार्ज। सो मास कंजर्वेशन फॉलो नहीं करता। हमारे लोकल फिनोमिना में कर देता है क्योंकि यहाँ पे चल जाता है, बट जब हम यूनिवर्स की बात करेंगे तो वहां पे ये रह जाएगा। दोनों के दोनों चार्ज मास क्वांटाइजेशन को भी फॉलो नहीं करते। इनवेरियंस का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो स्पीड मोशन पे डिपेंड ना करे। तो चार्ज मोशन पे डिपेंड नहीं करती, इनवेरिएंट है, लेकिन मास मोशन पे डिपेंड। अगर आपने कभी बाई चांस ये फॉर्मूला देखा और रेस्ट मास, और ये कभी बाई चांस नहीं देखा, V² / C² देखा ये? हाँ देखा है। तो कोई भी बॉडी का मास अगर जब स्पीड अगर बढ़ता है तो उसका जो रेस्ट मास है वो अलग होता है, और स्पीड बढ़ने से उसका इनर्शिया बढ़ता है। इसीलिए दुनिया में किसी भी चीज की स्पीड लाइट के बराबर, क्योंकि आप देखिए जरा, अगर V को मैं C डाल दूंगा तो 1 - 1 0 हो गया, डिनोमिनेटर में 0 हो गया ना, मास कितना हो गया, इन्फानाइट, इनर्शिया इन्फानाइट हो जाता है। सो दैट इज व्हाई नथिंग कैन रीच द स्पीड ऑफ लाइट। तो देखिए मास अलग अलग स्पीड पे अलग अलग आ गया ना, तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी से ये भी पता चला मास फर्जी है। ये है इनके बीच में तो चार्ज इन सब में खरा उतरा, लेकिन मास सिर्फ एक ही जगह एडिटिविटी, बाकी सब जगह। तो दीज आर द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास। बॉडीज को चार्ज करने का, जैसे आपके सामने ये फोन है या कोई भी कपड़ा या कुछ भी, ये चार्ज है या ये चार्ज नहीं है, अभी न्यूट्रल है, लेकिन इसके अंदर चार्ज है, नेट चार्ज नहीं है, बट इसके अंदर अगर मुझे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लाने हैं तो उसी को चार्जिंग कहेंगे, कि आप या तो डिफिशियंसी क्रिएट कर दो या एक्सेस क्रिएट कर दो। तो उसका सबसे आसान तरीका होता है बाय फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन करके घिसते हैं या किसी कंगे को ऐसे घिसेंगे तो आप देखेंगे वो अट्रैक्ट करने लगता है आसपास की चीजों को, राइट। तो फ्रिक्शन से ऐसा क्या होता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर मोस्ट लेयर में होते हैं, सबसे बाहर एटम के अंदर, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन कभी भी बाहर नहीं निकलते, बाहर हमेशा कौन निकलेगा, क्योंकि न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकालने का मतलब एटम बम फोड़ना है, इतनी एनर्जी तो रगड़ने से नहीं आएगी। तो हम जितने भी केमिकल प्रोसेस कर लें, बम भी फोड़ लें TNT वाला, तब भी वो प्रोटॉन को अंदर से बाहर, क्योंकि सारा काम किस पे हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन, वो शील्ड की तरह है, अंदर तक जाने हो नहीं देता कोई बात। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में तभी आएंगे जब वो उस अट्रैक्टिव फोर्स को जो प्रोटॉन ने पकड़ रखा है उनको, उससे ज्यादा उनको कोई एनर्जी दे दे। जैसे आपसे बोलूं ये पेन इसको जरा फेंकना, चंद्रमा में पहुंच जाए, पहुंचा दोगे क्या? क्या दिक्कत है, क्यों वापस आता है ये? वारे वारे बेटे, ग्रेविटी पृथ्वी का अट्रैक्टिव फोर्स है। तो वैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बाहर क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि वो जो अंदर के जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो नहीं जाने देते बाहर, घूमते रहो चारों तरफ। तो अगर आपको इसको बाहर फेंकना है या आपको रॉकेट को बाहर फेंकना है तो उसके लिए आप इसको सफिशिएंट एनर्जी देते हैं। तो फ्रिक्शन से वही होता है, जब आप फ्रिक्शन करते हैं ना तो किसी 2-4 इलेक्ट्रॉन को आप सफिशिएंट, तो गर्माहट से हीट जनरेट होती है फ्रिक्शन से, एंड दैट हीट प्रोवाइड्स द सफिशिएंट एनर्जी टू ट्रांसफर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन हैंड टू वन बॉडी टू, सो दैट इज द फर्स्ट मेथड बाय फ्रिक्शन। लिखिए, when we rub two bodies, the heat generated provides energy to the electrons
to jump from one body to another. Thus, both bodies gets charged due to the transfer of electrons from one to another. तो क्या होगा, इसको जब आप रगड़ेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, तो यहां पे माइनस एन हो गया, तो इसी से गए तो यहां पे प्लस एन हो गया, या इस पे प्लस क्यू हो गया तो उस पे हमेशा टोटल चार्ज लेकिन कंजर्व रहेगा। टोटल जीरो था पहले भी, बाद में भी जीरो रहेगा, लेकिन इससे कुछ इलेक्ट्रॉन उधर चले गए तो उसका माइनस एन, इसका प्लस एन। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड विच इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। बट देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग मेथड। Without touching, इंडक्शन, ये सिर्फ कंडक्टर्स के अंदर हो सकता है। कंडक्टर्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री। जैसे हवा की तरह, जैसे अर्थ के लिए एयर है। बताओ एयर फ्री है कि नहीं? इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट इट कैन मूव फ्रॉम अर्थ टू मून। फ्री तो है बट इतनी फ्री भी नहीं है। लेकिन ट्रीज की बात करूं, कैन ट्री इवन मूव फ्रॉम वन? मेरे घर के अलग एप्पल वहां खड़ा हो गया, ऐसा होता है क्या? तो जो इंसुलेटर्स है उनके इलेक्ट्रॉन्स ट्री की तरह है। जो इंसुलेटर्स है उनके इलेक्ट्रॉन जो जहां वहां फिक्स है, वो नहीं जाता एक एटम से दूसरे एटम। और जो कंडक्टर्स है उनके इलेक्ट्रॉन एयर मॉलिक्यूल्स की तरह है। दे कैन मूव विद इन द बॉडी बट दे कैन नॉट लीव द बॉडी। यू गेट दैट? सो वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट? कंडक्टर्स। कंडक्टर जहां पे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं अगर आप उन पे कोई फोर्स लगा। वैसे नॉर्मली तो इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे होंगे, तो सब जगह यूनिफॉर्मली फैले रहते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए फोर्स लगाएंगे, किससे फोर्स लगाएंगे, किसी दूसरे चार्ज से फोर्स लगाएंगे, तो वो हो सकता है इलेक्ट्रॉन एक तरफ आकर के इकट्ठा हो जाए, बिकॉज दे आर फ्री। और जो ट्री है वहां पे ये काम नहीं होगा, फोर्स भी लगा उखड़ जाएंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन वो चल के दूसरी जगह नहीं आ सकते। तो ये फर्क है कंडक्टर और इंसुलेटर में। इंसुलेटर के अंदर फोर्स लगाने से भी इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता, बैठा रहता जहां। ट्री है वो फिक्स्ड, डजंट मूव फ्रॉम इन वन एटम टू, क्योंकि एटम के बीच की सेपरेशन बहुत दूर है। इट डजंट मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर। लेकिन कंडक्टर में ये सेपरेशन लगभग जीरो हो जाती है, तो फट 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 इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर। सो जनरली इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं एक दूसरे से, तो वो हर जगह फैले हुए होते हैं। मान लो यहाँ पे अगर मैं 10-15 वो छोड़ दूं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एक दूसरे को रिपेल करें, तुम्हें लगता नहीं सब एक दूसरे से मैक्सिमम सेपरेशन पे होंगे? तो इंडक्शन का मतलब ये है रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ये जो मैंने लिखा है प्रॉपर्टी, ये क्या है? इंडक्शन का मतलब होता है रीअरेंजमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बाहर से जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज कर देते हैं। मतलब ये देखिए, जैसे मान लो एक ये बॉडी है, इट्स अ कंडक्टर, इट्स अ न्यूट्रल कंडक्टर, लोहा है ये। इसके बगल में मान लीजिए आपने टच नहीं कराया, एक आप रॉड लेकर के आए, जो रॉड कैसी है, कैसा चार्ज है इसका? पॉजिटिवली। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज है, आपको लगता नहीं ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे? लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या बाहर आके इससे चिपक जाएंगे बस, या इसके कोने में आकर के इकट्ठे हो जाएंगे? ये एटम नहीं है, ये बॉडी है। एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहां तो ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतनी बड़ी बनाई है ना, एटम नहीं है ये। तो इस एटम इसका बॉडी का शेप अलग कर देता हूं, नहीं तो वो कंफ्यूज लगेगा तुम्हें।
लेट मी मेक दिस, अब ठीक, नाउ इट मेक मोर सेंस। तो क्या होता है, इस लोहे के टुकड़े के बगल में आप पॉजिटिव चार्ज लेकर के आते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, या पे इलेक्ट्रॉन यहां पे इकट्ठे आ जाएंगे, और यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा भाई, यहां पे पहले न्यूट्रल हुआ करता था, मतलब वैसे तो ओवरऑल न्यूट्रल है, बट इधर से इधर डिफिशियंसी क्रिएट हो गई ना, तो एक तरह से आप पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, और यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज किससे इंड्यूस, ये डिफिशियंसी हो गई इधर, यहां के उधर चले गए तो खाली हो गया। जैसे पानी का बर्तन है, बीच में रखो तो पूरा ऐसे टिल्ट कर दूं तो यहां खाली हो जाता है ना, डिफिशियंसी, और वहां पे भर जाता है, कुछ ऐसी होता है इलेक्ट्रॉन इज लाइक एयर। इस फिनोमिना को कि ये इलेक्ट्रॉन जो रीअरेंज हो गए, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रीअरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल चार्जेस इज कॉल्ड एज इंडक्शन, इंड्यूस कर दिया उसने। तो हम इससे भी चार्जिंग कर सकते हैं बिना टच किए। कैन यू सजेस्ट मी अ मेथड, हाउ डू वी चार्ज यूजिंग इंडक्शन? सोचो, विदाउट टच, विदाउट या यूजिंग इंडक्शन। सोचो। टेम्परेचर, हाँ आ गया टेम्परेचर, क्या का टेम्परेचर, इंडक्शन की मदद से करना है, इंडक्शन कुकर की मदद से नहीं। सोलर पैनल, सोलर पैनल से क्या करो, तो वो आएगा लाइट, तो मतलब तो भी तो चार्ज होगा, तो फिर बैटरी चार्ज थोड़ी करनी है, नहीं, सोलर पैनल घर के ऊपर होते हैं तो चार्ज थोड़ी आ रहा है, तुमको क्या लग रहा है सन से चार्ज आ रहे हैं, तो लाइट ही आ रही है। तो लाइट चार्ज थोड़ी है। अभी जो मैंने तुमको फिनोमिना बताया यही तो है केस स्टडी, तुमको एक नई चीज बताई गई है और तुमको सोचने के लिए वो बोला जा रहा है, इसी को केस स्टडी कहते हैं। अब तो क्या होता है, जब आप इसके बगल में ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज लेकर के आते हैं, तो इसके साथ क्या होता है, इसके इधर के इलेक्ट्रॉन खींच के यहां आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे कितनी बॉडी रख दें, अगर इसके बगल में एक बॉडी और रख दूं मैं, दोनों न्यूट्रल हैं, अब अगर मैं प्लस चार्ज लेकर के आऊं तो क्या होगा, यहां माइनस इकट्ठा हो जाएगा, और ये तुम्हें लगता नहीं उधर से भी इलेक्ट्रॉन दौड़ करके यहां पहुंच जाएंगे, और वहां पे क्या इकट्ठा हो जाएगा, अभी टोटल क्या है, न्यूट्रल। अब इनको डिस्कनेक्ट कर दो, यहीं पे रखे रखे इनको डिस्कनेक्ट कर दो, मतलब इनको टच करा कर दूर कर दो, बताओ क्या होगा, इस वाले पे नेट चार्ज क्या अभी भी जीरो है, या इस पे नेट निगेटिव चार्ज आ गया, और इस पे नेट, अब उसको दूर ले जाओ, हो गया ना चार्ज। तो मेथड ऑफ इंडक्शन में क्या किया तुमने, दो बॉडीज को कांटेक्ट में रखा और ये बगल में ले आए, तो क्या हुआ, उस वाली बॉडी से भी इलेक्ट्रॉन घुस के इस पे आ गए, हो गया ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो या तो रगड़ करके एनर्जी दे करके लाओ, या इंडक्शन से खींच करके ले आओ, और उसके बाद इन दोनों बॉडीज को अलग कर दो। सो दैट इज हाउ वी डू, दिस इज द मेथड। रादर इंडक्शन इतना पावरफुल है ना कि अगर मान लीजिए एक बॉडी पे चार्ज क्यू है और दूसरी आइडेंटिकल बॉडी है, कैसी बॉडी है, इन दोनों को अगर आप चिपका देते हो तो पता है क्या होगा, दोनों में चार्ज बट जाएगा। क्यों ऐसा होगा, जैसे दो कमरे खोल दिए, हवा आपको लगता नहीं प्रेशर के कारण दोनों तरफ इक्वली हो जाती है, तो अगर ये दोनों बॉडीज कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, तो दोनों में आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, टच करके दूर ले जाओ तो दोनों में चार्ज बटा हुआ मिलेगा, आधा इसके पास आधा। अगर बॉडीज आइडेंटिकल नहीं होती तो उसको निकालने का एक अलग तरीका है, फिर वो आधा आधा नहीं कुछ और होता, बट वो हमें अभी नहीं करना है, बाद में। मान लो अगर एक बॉडी में, दोनों बॉडी में चार्ज होता, एक में Q1 होता और एक में, दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं, अब इन दोनों को टच करके दूर कर दिया,
तो बताओ दोनों में कितना चार्ज होता है? दोनों में चार्ज का ट्रांसफर होता है कि नहीं होता? बताओ फिर, अब दोनों में जब टच करके दूर कर देते तो दोनों में कितना चार्ज लिखते आप? अरे टोटल का आधा, टोटल का आधा शेयर हो जाता ना। तो जब भी आप दो कंडक्टर्स को टच करते हैं तो चार्ज दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बशर्ते दोनों कंडक्टर कैसे हो, एक जैसे हो, आइडेंटिकल हो। अगर एक का साइज बड़ा छोटा हुआ तब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन आधा नहीं होगा, तब कुछ और होगा, वो हमें अभी नहीं करना। यू गेट दैट? लिख लो इसको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नीचे क्या होता है वो लिखो। तो पूरा ही लिखो, ये सारी चीजें क्वेश्चन ही करा रहा हूं तुमको मैं, ये जितनी भी चीजें हैं ये क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे आगे, छोटे छोटे। तो जरा एक बार ब्रीफली देख लो जरा क्या किया हमने। सबसे पहले क्या बताया मैंने तुमको? चार्ज की प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद मैंने चार्ज की इस प्रॉपर्टी पे ये बेसिक न्यूमेरिकल एन का मतलब, ई का मतलब बताया कूलम ये। फिर हमने क्या किया, ये बेसिक बॉडीज के चार्जिंग का मतलब बताया, एक्सेस और डिफिशियंसी। फिर मेथड्स ऑफ कंपैरिजन किया मास के साथ। फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन में क्यों चार्जिंग होती है, इंडक्शन में कैसे चार्जिंग होती है, क्यों और कैसे, ये दो अलग चीजें। वहां पे क्यों चार्जिंग होती है, यहाँ पे कैसे चार्जिंग होती है। यू गेट दैट? ये थ्योरीज है, देखो एक एक दो दो नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इससे हो जाएंगे, इसके बाहर नहीं होता है कुछ भी। मैंने बहुत ही ब्रीफली सारे पॉइंट इसमें लिखवा दिए। अब आएगी असली कहानी, अब तुम्हें समझना पड़ेगा थोड़ी सी मैथ्स, क्योंकि नाउ विल टॉक अबाउट द फोर्सेस। ये जो चार्जेस है आपस में क्या लगाएंगे, फोर्सेस। और इस फोर्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एक लॉ से, जो किसी साइंटिस्ट ने बताया होगा, उसका नाम है कूलम। तभी तो उसके नाम से चार्ज की यूनिट रख दी। जैसे फोर्स पढ़ाया था न्यूटन ने, तो न्यूटन फोर्स यूनिट है, जूल। वैसे ही कूलम, कूलम्स लॉ से आया। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था, राइट। सो अब क्या होगा, चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी फोर्स भी लिखेंगे और उनकी एनर्जी भी लिखेंगे, और वो किसके ऊपर बेस होंगी, कूलम्स लॉ के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट, और पूरी फिजिक्स में, मतलब मैं कहूं फिजिक्स नहीं, पूरे इस चैप्टर के अंदर सबसे अंडरस्टैंडिंग वाली जो चीज है, ये जो चार्जेस है आपस में फोर्स लगा रहे होंगे कि नहीं, बिल्कुल लगा रहे होंगे भाई। निगेटिव निगेटिव पास लाओगे तो रिपेल करता है, दूर ले जाओगे तो भी रिपेल करता है, लेकिन रिपेल कम करेगा। लेकिन पॉजिटिव को पास ले आओगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसी चीज को स्टडी किया था किसने, कूलम साहब ने। सो लिखिए, कूलम्स लॉ। दो तीन पॉइंट लिखिए इसके बारे में। पहले स्टेटमेंट ही लिखवा दूं क्या सीधा? लिखो, इट स्टेट्स दैट the force between 2 point charges the force between 2 point charges varies inversely as the square of distance between them. Varies inversely as the square of distance between them. वही जैसे ग्रेविटेशन वाला था ना। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वहां पे प्रोडक्ट ऑफ मासेस था, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of the two charges. Product of magnitude of the two charges and acts along the line joining the charges. वही जैसे ग्रेविटेशन में acts along the
and acts along the line joining the two charges. तो F इज इक्वल टू क्या हुआ बताना यार फॉर्मूला. प्रोपोर्शनलिटी हटी तो कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट ऑफ आर स्क्वायर. हर चीज का मतलब लिखिए. आर का मतलब क्या है, Q1 Q2 का मतलब क्या है, K का मतलब क्या है. आर क्या है, सेपरेशन नॉट रेडियस. पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 क्या है, ऑफ मैग्नीट्यूड. प्लस माइनस नहीं लिखना है यहां. ये स्पेशली बोल रखा है उसने, प्लस माइनस डायरेक्शन को चेंज करता है. हाँ बात कर लूं. और K क्या है, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं. इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो E नॉट हाँ इसको रीड कैसे करते हैं, एप्सिलॉन नॉट. ये क्या होता है, साइन नॉट एप्सिलॉन नॉट. इसका नाम है, इट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12. लेकिन इसकी वैल्यू की बजाय लोग बाग के की वैल्यू लिखना ज्यादा याद इजी रखते हैं. के पता है क्या होता है, 9 इंटू कौन सा ज्यादा इजी है याद करना, ये दोनों ही याद हो गए. दो तीन नोट लिखेंगे. क्या वो कोई दिक्कत तो नहीं. नहीं वैसा कुछ नहीं. ठीक है. दो तीन नोट लिखेंगे इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है नोट समझो. Coulomb's law is a quantitative statement Coulomb's law is the quantitative statement about the force between two point charges. यानी कौन सी चार्जेस के लिए वैलिड है सर, पॉइंट चार्जेस. ठीक. लेकिन क्या प्रैक्टिकली पॉइंट चार्जेस हमेशा होंगे क्या, नहीं. मान लेंगे कब,
तब मान लेंगे जब वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो। ये दूसरा पॉइंट लिखिए, when the linear size of charged bodies are much smaller, when the linear size of the charged bodies are much smaller, किसके कंपैरिजन में? सेपरेशन बिटवीन देम आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। क्या लिखा हमने? Then the distance सबसे स्टार्टिंग से क्या लिखा? Then the linear size of charge bodies in मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। कॉमा आगे लिखिए, द साइज मे बी इग्नोर्ड एंड द चार्ज बॉडीज आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। बॉडी को भी पॉइंट बना देंगे आप। क्या लिखा मैंने? size may be ignored. Size may be ignored and the charged bodies are treated as point charges। ठीक, तो ये लॉ थ्योरेटिकल लॉ है या एक्सपेरिमेंटल लॉ है? एक्सपेरिमेंटल। अगला पॉइंट यही है, Coulomb's arrived at this law from his experiments। Coulomb arrived at this law from his experiments। Without knowing the explicit, आगे लिखिए, without knowing the explicit magnitude of the charge, ठीक है, आगे लिखिए, the experiments further established it बेटा अभी क्लास चल रही है अभी। आप आ जाओ, क्लास के बाद आ जाना, 7 बजे कह रहा हूँ। 7 बजे के बाद? अभी क्या टाइम हो रहा है? केमिस्ट्री की भी होगी ना फिर। अभी टाइम क्या हो रहा है? 5। तो क्या लिखा आपने? Experiments further established Established this law at microscopic and subatomic level। मतलब ये बाद में, शुरू में तो एक्सपेरिमेंट से आया था, लेकिन बाद में जितने भी और एक्सपेरिमेंट हुए उन्होंने इसको एस्टेब्लिश कर दिया कि भैया ये तो इलेक्ट्रॉन पे भी लग रहा है, एटम के अंदर भी लग रहा है। सब एटॉमिक लेवल का मतलब समझा ना, सब एटॉमिक, एटम के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी लग रहा है, राइट। पहले कौन सा है, ग्रेविटेशन की ये? पहले ग्रेविटेशन। पहले तो हम लोग प्लेनेट ही पढ़ते थे। पहले साइंस का मतलब ही एस्ट्रोलॉजी होता था, एस्ट्रोनॉमी। फिर बाद में जब एस्ट्रोनॉमी हमने पूरी पढ़ ली, तब फिर लोगों का ध्यान किसकी तरफ गया? चार्जेस, बॉडी, केमिकल। फिर जब ये पढ़ लिया पूरा, तब किस पे गया? रे ऑप्टिक्स। फिर जब वो पढ़ लिया तो फिर से आ गया मॉडर्न फिजिक्स। फिर वो पढ़ लिया तो सेमीकंडक्टर। फिर वो पढ़ लिया क्वांटम मैकेनिक्स। फिर वो पढ़ लिया रिलेटिविटी। फिर वो पढ़ लिया, सब एस्टेब्लिश थ्योरीज हैं। हम तो बहुत पुराना पढ़ते हैं। अब आजकल क्या चल रहा है? एआई। बड़ा भयंकर स्टडी थी, ह्यूमंस हैव डन बिग, भयंकर काम कर रखा है। लिखिए लास्ट पॉइंट इस पे।
The force between charges acts along the line. The force between charges acts along the line joining them. Acts along the line joining them and is attractive for unlike charges and is attractive for unlike charges and repulsive for like charges. Also, for multiple charge system, for multiple charge configuration, also for multiple charge configuration, the net force on any charge can be On any charge. net force on any charge can be calculated by superposition of forces due to each surrounding charge independently. यानी अगर एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो ये तो आपने दो चार्जेस के बीच का फोर्स लगा रहा, तीन हो गए तो क्या करोगे? तो जिसपे भी फोर्स निकालना है ना, उस पे एक का निकालो, दूसरे का निकालो और दोनों को वेक्टर की तरह ऐड कर दो। तो वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव जो भी होगा वो अपने वेक्टर में डाल करके वेक्टर की तरह ऐड करना है। अट्रैक्टिव होगा तो ऊपर लग रहा होगा, रिपल्सिव होगा तो टुवर्ड लग रहा होगा, और देखेंगे दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। क्या नहीं था ग्रेविटी में, एक से ज्यादा मासेस थे तो सबका इंडिपेंडेंटली फोर्स लिख करके फिर फोर्स को जोड़ते थे। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? मतलब आप अलग अलग निकाल लो कूलम्स लॉ से और फिर इन सबको एक साथ लेकर के वेक्टर की तरह ऐड कर दो। अब जाकर के आपका ये कूलम्स लॉ की पूरी कहानी हुई। इंडिपेंडेंटली मतलब क्या है कि मतलब जब हम किसी दूसरे का फोर्स लिख रहे हैं ना, देखो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ह्यूमंस पे अप्लाई नहीं होता। पता है क्यों? जैसे मान लो हम तुम तीन दोस्त हो, हम लोग वैसे न्यूट्रल फिर भी बॉडी वॉडी छोड़ो, नॉर्मल ही इंसान में साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। फिजिक्स तो बहुत सिंपल लॉ होता है, सब पे सेम, हर जगह एक जैसा। लेकिन तीन लोग आपस में बात कर रहे हैं, राइट? तो अकेले दो की बात अलग है, अकेले दो की बात अलग है, लेकिन जब ग्रुप में तीनों बात करते हैं अलग बात होती है। समझ आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हमारा नेचर, हमारी बातें, सब कुछ चेंज हो जाती है व्हेन देयर इज अ ग्रुप, और वहीं अकेले अकेले हमारी बातें अलग होती है। तो बैक पीछे कुछ और बोल रहा है, आगे कुछ और बोल रहा है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट सुपर इम्पोज्ड। लेकिन चार्ज फोर्सेस के साथ ऐसा नहीं है। अकेले जो फोर्स लग रहा होगा वही सबके साथ भी वो वही फोर्स लगा रहा होगा। किसी दूसरे तीसरे के आने से इन दोनों का फोर्स चेंज, दैट इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन। यू गेट दैट? इंडिपेंडेंटली वर्ड जो मैंने बोला था इसका मतलब यही कि अलग अलग निकाल के बाद में जोड़ दो। यू गेट दैट? तो आइए अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ये नोट तो खत्म हो गया, असली कहानी अब क्वेश्चंस की है। जैसे एग्जांपल नंबर 1, 2 microcoulomb and 3 microcoulomb, 2 microcoulomb and 3 microcoulomb are placed 30 centimeter apart in air. 30 Centimeter apart in air. Find the force between them. Find the force between them. बताओ। तो ये फॉर्मूला वैल्यूज को याद करवाने के लिए दिया गया है। फोर्स बिटवीन देम क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 by R square. So be careful with all the units. What is K here? 9 into Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है? माइक्रोकूलम -6। Q2 का कितना है?
-6। डिस्टेंस इनके बीच में कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर का मतलब कितना मीटर? 30 0.3। खत्म। बताओ कितना आंसर आ रहा है आंसर? किस में आ जाएगा ये? न्यूटन में। कितना आ गया यहां से? ये दोनों डेसिमल ये हटा दो तो ऊपर 100 हो जाएगा। एक 3 से ये 3 उड़ा दो, इस 3 से ये 3 हो जाएगा। तो 6 × 10⁻9 -12 + 2 तो 0.6 न्यूटन। ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, the force between two identical spheres carrying equal charge is F. Carrying equal charge is F. If a third sphere is a third neutral sphere, if a third neutral sphere first brought in contact with A, If the third neutral sphere is first brought in contact with A and then touched and then touched with B and then taken away. Find the force between spheres now. भाई दो स्फेयर्स हैं ए एंड बी, स्मॉल स्फेयर्स मानना है। और वैसे भी स्मॉल ना भी माने तब भी लॉ ऑफ स्फेयर अगर तुमको याद हो तो स्फेयर ऑब्जेक्ट भी कैसे बिहेव करते हैं? पॉइंट की तरह ही करते हैं। इनके बीच की सेपरेशन नहीं गिवन है, आप मान लो। तो जो आपको फोर्स दे रखा है वो किसके बराबर है? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स होता है। अब जब आप इस पे एक तीसरा स्फेयर लेकर के आए, इसके साथ कांटेक्ट में लेकर के आए, तो आपको क्या होगा? क्या लगता है? Q/2 और Q/2 हो जाएगा। ये तो न्यूट्रल था। और फिर आप इसको कहां ले गए? इसके पास। तो क्या करेगा? उसका भी आधा कर देगा या आधा का आधा? बताओ जरा। टोटल चार्ज कितना है दोनों का? 3/2 है ना। तो 3/4 हुआ ना। नहीं समझे? ऐड करके फिर बाय 2। वही तो सिखाया मैंने। अब फिर आप उसको दूर ले गए, बच गया सिर्फ बी और ए। ए में कितना है और बी में कितना है? ये है। सेपरेशन इनकी अभी भी वही है। तो नया फोर्स क्या आ जाएगा? F'। बताओ जरा। के Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कितना आ गया? तो मेरे ख्याल से ये 3/8 आ जाएगा बस, ऑफ पुराना वाला फोर्स। एम्स क्वेश्चन, एम्स में भी आ चुका है, जेईई मेंस में भी आ चुका है। तुमको कुछ समझ में आ रहा है डिफिकल्टी लेवल कैसे चेंज हो रहा है? मैं तुमको हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन तुमको घर जाके प्रैक्टिस जरूर करनी, क्योंकि तुम भूल जाओगे। इतना सारा लिखवा दिया ना मैंने डेटा, वो याद रखना है। प्रैक्टिस से याद होगा। ऐसे रट के तुम सोचो कि मैं बैठ के रटने लग जाऊं, नहीं। आज ही जाके 20 क्वेश्चन कर देना, वो जो मैंने किताबें बताई उनसे उठा के सारे ही कर देना, ठीक है ना। अभी मैं कराऊंगा 10 क्वेश्चन, डोंट वरी। उसके बाद वो बाकी 20 इजी लगेंगे। आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए। लिखिए, द प्लॉट अ ग्राफ, प्लॉट अ ग्राफ showing variation of Coulomb force F
showing variation of Coulomb force F versus 1 by r square. वन बाय ये r समझ जाएंगे अब डिस्टेंस है फॉर ईच पेयर चार्जेस। पहला वाला पेयर जो है आपको दे रखा है 1 माइक्रोकुलम वर्सेस 2 माइक्रोकुलम और दूसरा पेयर आपको दे रखा है 2 माइक्रोकुलम एंड -3 माइक्रोकुलम। बुलाओ प्लॉट करो इस ग्राफ को। यू हैव टू प्लॉट दिस ग्राफ। प्लॉट का मतलब समझ में आता है ना, बनाइए प्लॉट। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिखिए F इक्वल टू क्या है K Q1 Q2 तो किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है, F वर्सेस आर स्क्वायर या F वर्सेस 1 बाय आर स्क्वायर। तो अगर F वर्सेस 1 बाय आर स्क्वायर है तो मैं R को X रखूं या 1 बाय R को X रखूं, 1 बाय आर स्क्वायर को X रखूंगा और F को Y रखूंगा। तो आपको दिख गया Y इक्वल्स टू कैसा ग्राफ है इसका नेचर, इज इट व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ इट इज, वेरी गुड, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। बताओ कैसा ग्राफ बनेगा, स्लोप क्या है इस स्ट्रेट लाइन का, Q1 Q2। अब यहां पे लेकिन प्लस माइनस के साथ क्योंकि ग्राफ बनाना है ना, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे दोनों को, तो पॉजिटिव स्लोप किस में आएगा, निकाल लो इसका स्लोप कितना आ गया, K कितना है 10 की 9 इंटू, अरे हो गया निकालने की जरूरत नहीं, वैसे ही समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 2K आ गया, यहाँ पे -9K आ गया, -6K आ गया। तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा फर्स्ट के लिए और ये वाला ग्राफ आपको समझ में आ रहा है मैंने एंगल बड़ा क्यों बनाया दोनों का, और नेगेटिव क्यों किया, -9। आई होप इट मेक सेंस। समझ में आ रहा है मैं तुमको कैसे उस फॉर्मूले के दिमाग में डाल रहा हूं, कभी स्लोप से, कभी मैग्नीट्यूड से, कभी। अब क्या करेंगे सुपरपोजिशन, अभी तक 2-2 ही दे रहा था, अब क्या कराऊंगा मल्टीपल, वही ट्रायंगल वाला एग्जांपल, वही है। ये ए इसकी साइड है, सेम क्वेश्चन हमने ग्रेविटी में किया था, बता दो फटाक से आंसर। क्यू पे 0 हो जाएगा, तो वो फर्स्ट वाले पे नेट फोर्स 0, Q 0। ये तीनों देखो, जब कोई साइन नहीं दिया जाता तो आप समझ जाइएगा कि तीनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो ये तीनों इसको रिपेल करेंगे, ये कैसे बताओ, ये स्मॉल q इसको कैसे रिपेल करेगा, अपनी तरफ या अपने से नीचे पुश करके, रिपेल ये इसको, इस पे इसको, ये तीनों फोर्स लगा रहे हैं राइट, तीनों इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं या तीनों रिपेल कर रहे हैं, तो वो इसको कैसे रिपेल करेगा, किधर फोर्स लगा के, नीचे। ये समझ में आया, ये भी कंफ्यूजन होता है लोगों को बहुत डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखने में, ऐसे ही रिपेल करेगा ना वो, अपने से दूर करने की कोशिश करेगा ना। तुम्हें लग रहा होगा कि वो उसको खींच रहा है, नहीं ये उसको नहीं, वो इसको किधर लगा रहा है। लेट मी ड्रॉ द एरो करेक्टली, मुझे एरो ऐसे बनाना चाहिए, अब समझ में आया वो, मैं वहां एरो लगाता तो लगता है उसको खींच रहा है, नहीं एरो यहां लगाओ, इसको रिपेल कर रहा है वो। क्या ये भी उसको रिपेल कर रहा होगा, हाँ न्यूटन थर्ड लॉ, बट हमें उससे मतलब नहीं है, इस पे मतलब है। वैसे ये भी रिपेल कर रहा होगा, क्या दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम, यस।
और ये भी रिपेल कर रहा होगा इसको। तीनों फोर्सेस इक्वल होंगे और तीनों बिल्कुल सिमेट्रिकली लग रहे हैं, तो नेट फोर्स तो 0। दूसरे वाले का आंसर बताइए। अगर आपने यहां पे डबल कर दिया ये ए पे, तो क्या लगता है आपको, ये वाला फोर्स डबल नहीं हो जाएगा? बाकी दो तो वही रहेंगे अनचेंज्ड। तो अब इन चारों को जोड़ना है, तो नेट क्या आएगा? एफ ही आ जाएगा भाई। ये तीन तो अभी भी 0 हो जाएंगे ना, ये जो एक्स्ट्रा रखा यही आ जाएगा ना एक्स्ट्रा। नहीं समझे? अगर वो उधर रखते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा रखोगे वही आ जाएगा नेट। तो कितना हो गया ये एफ, और एफ की वैल्यू कैसे लिखेंगे? के क्यू क्यू बाय डिस्टेंस क्या है? ए। ये रटवा चुका हूं मैं तुमको। हाँ, ये मैं आपको रटवा चुका हूं। ये डिस्टेंस क्या होती है? ए बाय √3। ये भूलो मत। तो क्या हो जाएगा नीचे? a²/3 ऊपर चला जाएगा, राइट। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस जी। क्या अच्छा, इसी ट्रायंगल में एक क्वेश्चन और आता है, ये भी तुम्हारे नीट का क्वेश्चन है, पता है, और स्कूलों में भी आ चुका है, ये मैं देख रहा हूं, क्योंकि एसएल में दे दिया तो स्कूल में तुरंत छप जाता है। ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू। बताओ जरा, इस पे नेट, बीच में कुछ भी नहीं है, इस पे किसी भी एक पे नेट फोर्स बताना है, कैसे लिखोगे? तीनों फोर्स लगा रहे होंगे, किसी एक पे नेट फोर्स बताना है। बताओ इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? तीनों एक दूसरे पे लगा रहे होंगे, तो तीनों का देखना है या इस पे देखना है? एक पे देखना है पहले। एक पे जो निकलेगा सिमेट्रिकली वही दोनों पे भी होगा ना। बताओ इस एक पे इसको ये दोनों फोर्स अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? सारे पॉजिटिव हैं, रिपेल करेंगे। तो कैसे फोर्स लगाएंगे? पुश करेंगे। तो इसको वो भी पुश करेगा ऊपर, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, और ये भी पुश करेगा किधर? along the line। दोनों का पुश सेम होगा कि नहीं? डायरेक्शन वाइज अलग होगा, बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्यों सेम होगा? चार्ज भी इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है। और इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये, तो सारे एंगल क्या होंगे? तो मुझे ये बताओ, दो इक्वल फोर्सेस जब 60 डिग्री एंगल पे लगते हैं, तो कल जो हमने रटा था नेट फोर्स कितना आता है? √3F। याद आया? तो कितना हो जाएगा ये? √3 टाइम्स F की जगह डाल देंगे K Q²/। डोंट यू थिंक इट्स वेरी इजी? दिखाइए। अब बिना पेन चलाए आंसर देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूं, बिना पेन चलाए आंसर चाहिए मुझे। कोई पेन नहीं चलाएगा। क्यू 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 ए ए ए। बताओ जरा, अब इस पर नेट फोर्स बताओ। अभी दोनों क्या करेंगे? इसको अट्रैक्ट करेंगे। कैसे? ये और ये, क्या दोनों के फोर्स सेम होंगे या अलग होंगे? तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आया? व्हाट इज एफ नेट? जल्दी बताओ। फिर से वही √3। इज इट क्लियर? एफ के टर्म्स में बताना आंसर। अब बिना पेन चलाए, या तो पेन मैंने चला दिया था, अब इसका आंसर, इस पर नेट फोर्स बताओ। जीरो कैसे हो सकता? तुम डायग्राम नहीं समझ पा रहे, अभी फोर्स नहीं सीख पाए। तुम फोर्स को बस स्केलर की तरह ले रहे हो कि एक 10 है, एक -10 है, 0 हो गया, जबकि मैंने कहा है कि वो वेक्टर है। समझ गए क्या मिस्टेक कर रहे हो तुम?
फोर्स को कैसे ऐड करना है? वेक्टर की तरह, डायरेक्शन के साथ। इट्स अ वेरी बिग लर्निंग। क्या दो ऑब्जेक्ट में एक पे 10 लग रहा है, एक पे माइनस लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो होगा क्या? नहीं। 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, जीरो हुआ क्या? समझ में आई बात? तो अपोजिट का मतलब नेगेटिव नहीं होता हमेशा, अपोजिट का मतलब होता है कि बिल्कुल डायरेक्शन भी। चलो पेन चला लेते हैं, बताओ इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? वो दोनों। वो इसको क्या करेगा? पुल करेगा अपनी तरफ। और वो पुश करेगा कितने से? एफ से। और ये इसको पुश करेगा। और अब तुम्हें फिर से वही कल वाला डायग्राम याद आया? ये एंगल कितना है दो इक्वल फोर्सेस के बीच का? वेरी गुड। और 120 का भी मैंने तुमको रटवाया था। बताओ नेट फोर्स कितना है? अरे तीन डायग्राम बनाए, 60 में √3f, 90 में √2f, और 120 में f। 2f cos θ/2 करवाया था मैंने। वो रिवाइज करके रखा करो, नहीं तो वही होता है अगली क्लास के बाद पिछली क्लास का भूल जाता है आदमी। यू नीड टू डू प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे इनका रिजल्टेंट कितना आएगा इन दोनों का? एफ। खत्म। ये कह रहा था मैं, अगर तुम्हें याद होता तो तुम फटफट एंगल देख करके बोल देते। डायग्राम बना के एंगल देखा, रिजल्ट अप्लाई किया। नहीं समझे आप? एफ कितना है? KQ²/A²। इज इट क्लियर? इस बार मजा नहीं आया मुझे। अब इसमें बताओ, एक और क्वेश्चन लो। ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये ए, ये ए, ये भी ए। यहां पे मैंने मिड पॉइंट पे एक और कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस कर दिया। बताओ एफ नेट ऑन क्यू। चलो पेन चला लो, 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा मैं। डायग्राम सही से बनाना है। बताओ इस फोर्स, इस पे तीनों लगा रहे होंगे, तीनों लगा रहे होंगे, सारे पॉजिटिव। ये भी रिपेल, ये भी रिपेल, ये भी रिपेल, तीनों को, तीनों इसको रिपेल करेंगे। ये किधर रिपेल करेगा इसको? इधर। ये इन दोनों का फोर्स लिखने की जरूरत है, ये कैंसिल हो गए F1 तो इस पे जो नेट फोर्स आएगा वो सिर्फ किसका बचेगा? तुम्हें तो फटाक से लिख देना चाहिए, बस यही चाहिए इसका। ये भी रिपेल करेगा नीचे। सो व्हाट इज F नेट? F2। और F2 लिखने के लिए कूलम्स लॉ लगा दो। क्या है कूलम्स लॉ? K Q बाय कितना डिस्टेंस है ये यहां से यहां तक? ये डिस्टेंस 2a+। ये 60 डिग्री है ना। ये हाइपोटेन्यूज इनटू ये कितना हो गया? a sin 60 नहीं हो गया? स्क्वायर कर दो इसका, तो 3a² सोचना पड़ेगा, बता रहा हूं बुद्धि वाला काम है ये, ऐसे ही नहीं होते हैं ये क्वेश्चन। इसीलिए इसमें प्रैक्टिस चाहिए। लास्ट क्वेश्चन और करके खत्म करो। मैं तुम लोग को एक असाइनमेंट दूंगा इसका, 10 क्वेश्चन का बना के, वो तुम्हें करना है। डाउट्स हैं तो मुझसे क्लास के बाद पूछना है, क्लास में नहीं। ठीक है ना? बुक्स मैंने बता रखी ना तुम्हें, कौन कौन सी बुक्स? नीट के लिए MTG फिंगर टिप्स, ठीक। हाँ, तुम्हारे लिए SL पूरी करनी, जाके सॉल्व एग्जाम्पल सारे निपटा दोगे। मैं असाइनमेंट भी उसी से ही बनाऊंगा, अलग नहीं बनाऊंगा, उसी के ही क्वेश्चंस को छांट करके दूंगा। ठीक है? क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर भी है, सब कुछ है। और तुम क्या करोगे? SC वर्मा और रोडो भी करोगे अगर एडवांस जाना है। नहीं तो JEE मेंस अगर जाके खुश रहना तो फिर SC वर्मा कर, फिर रोडो छूना मत। एडवांस में रोडो करने के बाद ही होगा वो, जब तुम खुद करोगे। फंसोगे तो पूछना, तो मन करे तो कर लेना, नहीं तो SC भी तो जरूर करना है। ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया ये?
एक क्वेश्चन किया दो बॉल हैं जिनको ग्रेविटेशन में नहीं, उसमें तो चिपक जाएंगी ये। दो बॉल हैं जिनका मास m है, इनको लटका दिया दो रस्सियों से कॉमन पॉइंट से, समझ में आया? ऐसे अब अगर दोनों को चार्ज दे देंगे, दोनों रिपेल करेंगी ना, दोनों रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो हमें बताया कि एक दूसरे से कितना दूर चली गई है, थीटा एंगल। सबसे पहले डायग्राम क्लियर, सबसे पहले सही डायग्राम अगर दिमाग में बन जाए उसके बाद हम लोग सोच सकते हैं। ये वर्टिकल लाइन है कॉमन पॉइंट से, एक बॉल यहां चली गई और एक बॉल यहां चली गई, ये एंगल थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा। इसका मास भी m, इसका मास भी m, इसका चार्ज प्लस q, इसका चार्ज भी प्लस q। बताओ अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस होता तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाता? भाई ये बॉल एक दूसरे से क्यों दूर जा रही है? क्योंकि एक दूसरे पे क्या लगा रही होंगी? रिपल्सिव फोर्स, लेकिन ये पूरी तरह से दूर क्यों नहीं चली जाती? कौन इनको रोक के रख रहा है? नीचे ग्रेविटी। तो अगर मैं ग्रेविटी का फोर्स हटा दूं तो ये एक दूसरे से सबसे दूर चली जाएंगी ना, 180 डिग्री एंगल बना लेंगे। अगर ग्रेविटी नहीं होता, अगर ये mg नहीं होता तो ये दोनों बॉल बिल्कुल 180 डिग्री एंगल। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी इनको नीचे करके रखे हुए, इक्विलिब्रियम की बात चल रही। तो मुझे ये बताओ कि कैसे, अगर ये tan थीटा इसने दे रखा है, सो हाउ डू वी रिलेट tan थीटा? कैसे लिखें चार्ज? ये दोनों बैलेंस हो गए होंगे कि नहीं होंगे? और अगर ये दोनों बैलेंस हो गए होंगे तो इनका जो नेट फोर्स आएगा, आपको लगता नहीं एग्जैक्टली रस्सी के अपोजिट आएगा? और ये जो नेट फोर्स जो एंगल बनाएगा, ये भी यही एंगल होगा। तो tan थीटा क्या मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली? अरे F/mg, बेस mg हो गया ना। आप खुद ही देख लो, अब डाल दो f की वैल्यू, चार्ज चाहिए ना, तो ये mg tan थीटा इक्वल टू फोर्स, फोर्स को क्या लिखूंगा? k q स्क्वायर बाय, तो आ गया ना q, कितना आ गया q? mg tan थीटा r स्क्वायर बाय, मुश्किल है थोड़ा सा या ठीक है? ये अगर तुमको डाउट आ रहा है तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूं। बताओ ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो टी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, टी कॉस थीटा, दिखा आपको टी कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, वो किसको बैलेंस कर रहा है? और टी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टी साइन थीटा, वो किसको बैलेंस कर रहा है? तो अगर मैं थीटा को रिलेट करना चाहता हूं तो आई गेस आपको दिख गया होगा, इनको डिवाइड कर दूंगा तो यही तो आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू F/mg। इज इट क्लियर? सो दिस इज कुलम्स लॉ। आई गेस आपको समझ में आया कुलम्स लॉ का कौन, ये रूडोव का क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा एडवांस होता है, बट दो तीन चीजें याद रखना। कुलम्स लॉ में वेक्टर एडिशन कैसे करना पड़ेगा, फोर्सेस के बीच में क्या करना, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल चार्जेस है उनके फोर्सेस, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अभी भी आपको क्या करना है, आपके सिलेबस के आसपास के जितने भी क्वेश्चन है 80% क्वेश्चन आप पहले ही कर लेंगे, तब जाके तो दिमाग चलना चालू होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है ज्योमेट्री में। ये फिजिक्स में वेरिएशन नहीं है, दिस रिक्वायर्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री, सो दैट्स डिफरेंट। सो उस एरिया पे वर्क कैसे होगा, डिफरेंट क्वेश्चंस करके, यू विल अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री, राइट? कुलम्स लॉ तो खत्म हो गया था लिखते ही k/r²। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना काफी है।